हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड योर इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जो इकोनॉमिक्स पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन है वो करवा रही हूँ। पहली हमारी जो वीडियो थी वो हो चुकी है इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपके साथ बजट 2022, बजट 2023, इकोनॉमिक्स सर्वे 2021-22 एंड इकोनॉमिक्स सर्वे 2022-23, एनएफएचएस का डेटा, देन आपका एसआरएस का डेटा। ठीक है, ये सारे डेटा जितने भी हमारे पेपर में पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा जो है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंप्लीट करने का। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है आफ्टर इंडियन इकोनॉमिक्स, जो आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आपके पूछे जाते हैं और आजकल काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन इसमें से पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले तो क्या होता था, इसमें से आपकी थ्योरीज हो गई, उनका ईयर हो गया, क्रोनोलॉजी में पूछ लिया या कोई बुक पूछ ली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब वो आपसे नई नई थ्योरीज ढूंढ ढूंढ कर उसका इन डिटेल आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, असर्शन रीजनिंग में पूछ लिया, स्टेटमेंट्स में पूछ लिया, या आपसे वो और भी मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। अजम्पशन, आपसे वो ऐसी अजम्पशन पूछ लेंगे जो आपने उस थ्योरी के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें जो है आपके साथ अब वो डिस्कस कर रहे हैं पेपर के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को इन डिटेल पढ़ना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। तो चलिए हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और वीडियो में बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपके साथ जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ हैं वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, जो मॉडर्न इंटरनेशनल थ्योरीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज़ हैं, वो मैं आज आपके साथ लेकर नहीं आई हूँ। उसका ये रीज़न है क्योंकि उसमें से आपसे इन डिटेल नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जैसे एक या दो क्वेश्चन आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन के ऊपर हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें तो अपने 5 और 6 क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो हमें अच्छे से उसमें स्कोर करना है। ठीक है, तो वो आपके ट्रेडिशनल थ्योरीज में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आज ट्रेडिशनल थ्योरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी। साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड अलग अलग तरीके का, वो इम्पॉर्टेंट है। WTO के बारे में वो आपसे पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे एक मार्शल लर्नर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हर बार आपको ऑलमोस्ट हर साल मिलती ही मिलती है, उसका क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने इंडियन लॉजिक की जो हमारी क्लास ली थी पेपर 1 की, उसमें मैंने आपके साथ अपने पर्सनल नोट्स शेयर किए थे। ठीक है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जिसमें से मैंने पढ़ा था। तो वैसे ही आज मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के भी हैंड रिटन नोट्स लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ठीक है, अभी आपका पेपर आने वाला है तो मैं पीपीटी बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं वही नोट्स आपके साथ लेकर आई हूँ, उसी में से आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो एक यहाँ पर रूल रहेगा आज हमारी वीडियो का। क्या रूल रहेगा कि जो भी आपको मैं चीज़ बोलूँगी वो आपको अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो थोड़े हॉच पॉच हैं, तो अगर मैं आपको उसका PDF भी दे दूँगी तो हो सकता है बाद में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में ना आए। तो जैसे जैसे मैं आपको बोलती रहूँगी, सीक्वेंस वाइज आपको वो चीज़ें नोट डाउन करते रहनी है और वही पेपर के टाइम पढ़कर जानी है, आपका आसानी से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। चलो, तो बिल्कुल भी अब देरी नहीं करते हैं और अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मर्सेंटिलिस्ट। ठीक है, मर्सेंटिलिस्ट की जो हमारी ट्रेड थियोरी है। तो हम सब जानते हैं, जब भी हमारी ट्रेड की बात कह लीजिए या आप किसकी बात कर लीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए। ठीक है, हमेशा जब आपकी बात की जाएगी ट्रेड थियोरीज़ की या मैक्रो इकोनॉमिक की थियोरीज़ की, सबसे पहले बात आती है मर्सेंटिलिस्ट की ही। ठीक है, तो मर्सेंटिलिस्ट ऐसा स्कूल ऑफ थॉट था जो कि आपका बात करता था किस चीज़ के बारे में। वो कहते थे कि जो आपकी नेशनल वेल्थ होती है, किसी भी कंट्री की जो नेशनल वेल्थ होती है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री के पास कितना गोल्ड है। ठीक है, या फिर कितना उसके पास प्रीशियस मेटल्स का एक्यूमुलेशन है।
क्लियर, मतलब कितने ज़्यादा उनके पास प्रीशियस मेटल्स हैं, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी प्रीशियस मेटल्स होते हैं उनका कितना ज़्यादा बंडल किस कंट्री के पास है, वही डिसाइड करता है कि उनकी वेल्थ कितनी ज़्यादा होगी। क्लियर, तो मर्सेंटाइलिस की ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, पेपर का क्वेश्चन भी है कि नेशनल वेल्थ जो है वो कैसे डिटरमिन होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड उतनी उसकी नेशनल वेल्थ। एक और चीज़ के बारे में ये बात करती है, किस चीज़ के बारे में, ये कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट को जो है प्रमोट करना है और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों करना है, जैसे ही हम किसी चीज़ को की एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजेंगे, होम कंट्री से फॉरेन कंट्री में भेजेंगे, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उसके बदले में हमें गोल्ड मिलेगा। क्लियर, और जितना ज़्यादा गोल्ड मिलेगा उतना ज़्यादा उस कंट्री की वेल्थ होगी। तो इसीलिए हर कंट्री कोशिश करती है कि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, क्लियर, क्योंकि उससे गोल्ड का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज़ क्या बोली इन्होंने कि इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना है, क्योंकि जब आप इंपोर्ट करोगे, यानी कि आप फॉरेन कंट्री से होम कंट्री में गुड्स परचेज करोगे, लेकर आओगे, तो उस केस में आपको गोल्ड पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आउटफ्लो ऑफ गोल्ड हो जाएगा और आपकी नेशनल वेल्थ कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर मर्सेंटाइलिस कहते हैं कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है और इंपोर्ट को कम करना है। क्लियर, समझ में आता है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आया है कि मर्सेंटाइलिस जो है वो किस तरीके का गेम है, क्या वो पॉजिटिव सम गेम है, क्या वो ज़ीरो सम गेम है, या फिर वो नेगेटिव सम गेम है, ठीक है। अब जिसने भी गेम थ्योरी पढ़ी होगी उनको पता होगा ये कि ज़ीरो सम गेम या फिर पॉजिटिव सम गेम और नेगेटिव सम गेम क्या होता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं बस एक ही लाइन के अंदर समझाना चाहूँगी। देखो, अगर तो हमारा है क्या पॉजिटिव सम गेम, इसका मतलब जो भी हमारे दो ट्रेडर्स हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करने वाला बंदा भी और इंपोर्ट करने वाला भी, देखो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो दूसरी कंट्री का इंसान इंपोर्टर है, क्लियर, लेकिन अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो सामने वाला इंसान आपके लिए एक्सपोर्टर है, क्लियर। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो आपका एक ट्रांजैक्शन का ही पार्ट होते हैं, क्लियर। आपके लिए जो एक्सपोर्ट है दूसरी कंट्री के लिए इंपोर्ट है, जो उनके लिए एक्सपोर्ट है आपके लिए इंपोर्ट है, क्लियर। देखो, तो अगर आप पॉजिटिव सम गेम क्या है, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपको फ़ायदा हो, ठीक है, दोनों को प्रॉफिट हो रहा हो, आपको भी प्रॉफिट हो रहा हो और किसको, सामने वाली पार्टी को भी प्रॉफिट हो रहा हो, क्लियर। तो अगर एक ट्रांजैक्शन से दोनों पार्टीज़ को प्रॉफिट हो रहा हो तो वो कैसी गेम होती है, वो एक पॉजिटिव सम गेम होता है, क्लियर। अब दूसरी चीज़ आती है आपकी नेगेटिव सम गेम। नेगेटिव सम गेम क्या है, जब दोनों पार्टीज़ को क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, क्लियर। दोनों पार्टीज़ को जब लॉस होगा तो वो नेगेटिव सम गेम हो जाएगा आपका, क्लियर। देन बारी आती है ज़ीरो सम गेम की। तो ज़ीरो सम गेम क्या है, ज़ीरो सम गेम है आपका कि एक पार्टी को तो प्रॉफिट हो और दूसरी पार्टी को लॉस हो, ठीक है, उनको नुकसान हो। दिस इज ज़ीरो सम गेम, क्योंकि इनका पॉजिटिव जो है दूसरी पार्टी के नेगेटिव के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। समझ में आती है ये चीज़ सबको। तो मर्सेंटाइलिस में ऐसा ही होता है, ज़ीरो सम गेम होती है। क्यों, क्योंकि जो इंसान एक्सपोर्ट कर रहा है उसको फ़ायदा है, जो दूसरा इंपोर्ट कर रहा है उसको नुकसान है। तो इनका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इसीलिए ये ज़ीरो सम गेम हो जाती है, क्लियर। यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई भी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड नहीं हो सकता। म्यूचुअली बेनिफिशियल का क्या मतलब है कि आपका भी फ़ायदा हो और सामने वाले का भी फ़ायदा हो, यानी कि पॉजिटिव सम गेम यहाँ पर नहीं हो सकता, क्लियर। अब वो यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म की। इकोनॉमिक नेशनलिज्म का क्या मतलब है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो आप उसका रोल की बात करते हैं यहाँ पर कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट का काफ़ी यहाँ पर रोल रहता है, जिसको ये क्या इसके अंदर एक और टर्म आपकी यूज़ होती है, क्या, बुलियनिज्म, ठीक है। ये भी आपको टर्म याद रखनी है, किससे रिलेटेड है, आपकी मर्सेंटाइलिस से रिलेटेड है। अब इस शुरुआत कहाँ पर हुई थी, यूरोप में हुई थी। इसका टाइम याद कर लीजिए, 1500 से 1750। वैसे ये पूछा नहीं गया कभी पेपर में, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए है, क्लियर। इनका पार्ट कौन होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, क्लियर। होते हैं नहीं, मतलब थे, जब 1500 से लेकर 1750 का टाइम था उस टाइम थे ये लोग, मर्सेंटाइलिस का पार्ट, क्लियर। चलो, मर्सेंटाइलिस्ट थे ये सारे लोग, मर्सेंटाइलिज्म जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट था उनके पार्ट थे। समझ में आता है ये सबको। चलो
नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी या फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। किसने दी है ये? एडम स्मिथ जी ने दी है 1776 के अंदर, ठीक है। अब मुझे सब नीचे कमेंट कर कर बताओ कि एडम स्मिथ की जो बुक है उनका क्या नाम है, ठीक है। यार आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन आप सबसे पूछती हूँ टॉपिक से रिलेटेड, उसका तो कोई नीचे रिप्लाई नहीं करता कमेंट के अंदर। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताते हैं कि मैम हमें वीडियो अच्छी लगी है, आप और लेकर आइए, तो वो तो बिल्कुल मैं आपके लिए लेकर आ ही रही हूँ, और आपको अच्छी लगती है वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ उसका भी आंसर कीजिए, है ना, क्योंकि वो सबका है, सबकी हेल्प होगी। जिसको आता होगा उसको रिवाइज हो जाएगा, और जिसको नहीं आता होगा उसको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एडम स्मिथ की जो बुक है उसे फटाफट से नीचे कमेंट करके बता दो कि कौन सी बुक है उनकी। चलो, अब एडम स्मिथ क्या कहते हैं, या अपनी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि जो नेशन की वेल्थ है वो उसके गोल्ड एक्यूमुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फिर किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी के ऊपर। प्रोडक्टिव कैपेसिटी, नेशन कितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकता है, वो डिटरमिन करेगी नेशन की वेल्थ। क्लियर है ये सबको? अब ये बात करते हैं कि यहाँ पर म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड हो सकता है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव सम गेम हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड में आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो एडम स्मिथ कहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव सम गेम हो सकता है, दोनों पार्टीज को फायदा हो सकता है। क्लियर? देखो, देन इन्होंने क्या बात करी है? लेसेस फेयर की बात करी है, ठीक है। लेसेस फेयर क्या है हमारा? जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा। एक हमारी होती है डेमोक्रेसी और एक होता है हमारा लेसेस फेयर। डेमोक्रेसी क्या होती है कि आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन आपके ऊपर एक सुपीरियर अथॉरिटी है गवर्नमेंट, ठीक है, जो आपकी हर चीज़ को रेगुलेट कर रही है, डिसीजन मेकिंग ले रही है। लेकिन जो लेसे फेयर होता है उसमें क्या होता है, इसके अंदर आपके जितने भी जनता है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, पीपल हैं, वो खुद से ही इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो खुद ही डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके की इकोनॉमी की बात करते हैं। देन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। यहाँ पर लेबर की बहुत ज़्यादा बात करी गई है। देखो, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे लेबर की काफ़ी इंपॉर्टेंस की बात की गई है। ये कहते हैं कि एक्यूमुलेशन जो होता है वेल्थ का, वो लेबर की वजह से ही होता है, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में वेल्थ की एक्यूमुलेशन जो है वो लेबर की वजह से ही होती है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि हर लेबर जो है वो अलग अलग कामों के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। मान लो एक लेबर जो है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, एक लेबर जो है वो मैकेनिकल गुड्स को बनाने के लिए है, एक लेबर जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है आपका कि हर एक लेबर जो है अपने अपने काम के अंदर स्पेशलाइज्ड है, और उसी स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रही है, ठीक है। क्या मिल रही है? एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को पॉजिटिव सम गेम का फ़ायदा मिल रहा है। समझ में आती है ये सबको? देखो, अब इसका एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास यहाँ पर। तो ऑटार्की क्या होता है आपका? ऑटार्की होता है आपका नो ट्रेड की सिचुएशन, जब आपकी कंट्री ट्रेड में ना हो, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, देखो ये एक कंट्री है जिसमें नो ट्रेड की सिचुएशन बताई है। दो कंट्रीज हैं, एक है यूएस और एक है इंडिया, ठीक है। यूएस में इन्होंने क्या कहा है कि एक मशीन बनाने के लिए यहाँ पर यहाँ पर क्या है, 1 पर्सन पर डे प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो एक इंसान है वो कितनी मशीन्स बना लेता है, तो यूएस में एक इंसान 5 मशीन बना लेता है और इंडिया में 2 मशीन बना लेता है एक इंसान, ठीक है, या एक लेबर। और यूएस में क्लोथ कितना बना लेते हैं लेबर, एक लेबर 10, और इंडिया में कितना 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल इस केस में मशीन कितनी बनेंगी, अगर यूएस का एक इंसान 5 बना रहा है, इंडिया के 2 बना रहे हैं, तो टोटल कितनी बनेंगी हमारी मशीन? 7। और क्लोथ कितनी बनेंगी? यूएस की 10 और इंडिया की 15, 25, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हमारी वर्ल्ड प्रोडक्शन हो गई, ठीक है, कि दुनिया में हमारा 7 यूनिट ऑफ मशीन बनेंगी और 25 यूनिट ऑफ क्लोथिंग बनेगी। क्लियर? देखो, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो यूएस है वो इंडिया से, जो यूएस का लेबर है वो इंडिया से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। एक ही लेबर की तो बात हो रही है, एक लेबर जो है आसानी से मशीनरी ज़्यादा बना पा रहा है,
और एक लेबर इंडिया के अंदर मशीनरी कम बना पा रहा है। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जो यूएस के लेबर हैं वो मशीन बनाने में स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है। अब यहीं पर बात करें हम क्लोथिंग की, तो क्लोथिंग में क्या है, देखो क्लोथिंग के अंदर आपकी इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। इंडिया का एक लेबर आपकी 15 यूनिट बना लेता है और यूएस का सिर्फ 10 ही यूनिट बना पाता है। इसका मतलब इंडिया के अंदर क्लोथ बनाने वाली जो लेबर हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, किसमें? क्लोथिंग के अंदर, ठीक है। मतलब इंडिया की जो लेबर है वो क्लोथिंग बनाने में स्पेशलाइज्ड है। क्लियर? तो अब एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि जो भी इंसान या जो भी कंट्री जिस भी प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड हो, यानी कि उसको बनाने में उनकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो, उन्हें सिर्फ वही बनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि यूएस को सिर्फ मशीन ही बनाना चाहिए और इंडिया को सिर्फ क्लॉथ ही बनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा? वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगी और दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। अगर अब ये दोनों कंट्री ट्रेड में आ जाती हैं, ठीक है, ट्रेड में आ जाती हैं, तो क्या होगा? अब जो यूएस है वो एक इंसान यूएस के अंदर 10 मशीन बना पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब उसको वो तो बनाना नहीं, क्लॉथ तो बनाना नहीं है, तो उसको सिर्फ मशीन बनानी है, तो वो 10 मशीन बना लेता है, ठीक है, और क्लॉथ 0 बना रहा है। वहीं इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर वो अब उसको वो तो बनाना नहीं, मशीन तो बनाना नहीं, तो क्लॉथ की कितनी यूनिट बना रहा है? वो 30 यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, और मशीन की 0 यूनिट्स बना रहा है। तो अब आप देखो टोटल आपकी प्रोडक्शन वर्ल्ड की बढ़ी कि नहीं बढ़ी? देखो कितनी हो गई टोटल, 10 + 0 10 हो गई, 7 से बढ़ गई है आपकी। पहले 7 थी वर्ल्ड प्रोडक्शन, अब कितनी है? 10 है। और क्लोथिंग की देखो 30 हो गई है, अब पहले 25 थी। तो इसका मतलब जब आप ट्रेड में आए ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, इसका मतलब जिसके अंदर आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है प्रोडक्ट की, आप से उसी को बनाइए और दूसरे को इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से उसे बनाइए और दूसरे बंदे को एक्सपोर्ट कर दीजिए, और जो दूसरी कंट्री है वो आपका प्रोडक्ट जो है उसे इंपोर्ट कर लेगी और अपना प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट कर देगी, सिंपली, ठीक है। दोनों कंट्रीज को फ़ायदा होगा, साथ में आपकी वर्ल्ड प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। समझ में आता है ये सबको? दिस इज द होल थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। चलो अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले तो दी किसने है? तो ये डेविड रिकार्डो जी ने दी है। कब? 1817 के अंदर। क्लियर? इनकी बुक कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक जो है ना काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है, तो इसलिए मैंने इनका नाम लिख लिया है। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, आपको ध्यान देना है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना यहाँ तक, ये तो किसी और ऑथर की भी बुक है, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये डेविड रिकार्डो की है। समझ में आता है? चलो अब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी क्यों आई? ठीक है, तो डेविड रिकार्डो जी की जो थ्योरी है वो एडम स्मिथ जी की थ्योरी के ऊपर एक एक्सटेंशन है, ठीक है। उन्हीं को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है, उन्हीं की थ्योरी को ही आगे बढ़ाया है। अब इन्होंने कैसे बढ़ाया? देखो, ये कहते हैं डेविड रिकार्डो जी कहते हैं कि हमने तो इस बेसिस पे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज निकाली है कि एक कंट्री एक ही गुड के अंदर स्पेशलाइज्ड है और दूसरी कंट्री दूसरे गुड में स्पेशलाइज्ड है। लेकिन क्या होगा अगर एक कंट्री दोनों गुड्स के अंदर स्पेशलाइज्ड हो और जो दूसरी कंट्री है वो दोनों के अंदर स्पेशलाइज्ड ना हो? क्या तब भी ट्रेड जो है वो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकता है? तो रिकार्डो जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की वजह से नहीं, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की वजह से। समझ में आता है? अब ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है? देखो यहाँ पर है, देखो, लेस एफिशिएंट कंट्री शुड स्पेशलाइज वेयर इट्स डिसएडवांटेज इज स्मॉलर। ठीक है, अब पता है हमको कि दो कंट्रीज हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लेते हैं किसका? इंडिया का और यूएस का ही, ठीक है। तो हम मानते हैं जो यूएस है वो क्लॉथ बनाने में भी क्या है? ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा अच्छे से बना लेता है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है और मशीनरी की भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसका मतलब इंडिया दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर इनएफिशिएंट है। लेकिन अब हम पता लगाएंगे कि इंडिया किस में कम इनएफिशिएंट है, ठीक है। इंडिया दोनों क्लॉथ और मशीनरी में से किसको बेटर बना लेता है, ठीक है। यूएस से बेटर नहीं, लेकिन अपने कंपैरिजन में किससे बेटर बना लेता है, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि वो क्लॉथ को बेटर बना सकता है
तो डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं, उस केस के अंदर जो क्या नाम है, इंडिया है, उसको क्लॉथ ही बनाना चाहिए और उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, और दूसरी चीज़ यानी कि जो मशीनरी है उसको इंपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है। क्योंकि कंपैरिजन किया है हमने कि वो क्लॉथ को ज़्यादा अच्छे से बना लेता है या फिर मशीनरी को ज़्यादा अच्छे से बना लेता है, तो पता चला कि क्लॉथ को ज़्यादा अच्छे से बना लेता है, इसका मतलब उसके अंदर उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, इसीलिए अब उसको उसी को प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए और मशीनरी को इंपोर्ट करना चाहिए। तो इस केस के अंदर दोनों कंट्रीज़ को, यूएस को भी और इंडिया को भी फ़ायदा होगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड होगा। चलो, अब इसके अंदर अजम्पशन क्या है आपकी, सबसे पहली अजम्पशन है ये 2x2x1 मॉडल है आपका, ठीक है। 2x2x1 मॉडल का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि 2 कंट्रीज होंगी यहाँ पर, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिया है पोर्टुगल और इंग्लैंड का। देन 2 हमारी कमोडिटीज़ होंगी, कौन सी कमोडिटीज़ लिया हमने, वाइन एंड क्लोथ, ठीक है। एब्सोल्यूट के अंदर हमने लिया था क्लोथिंग एंड मशीनरी, यहाँ पर हम ले रहे हैं वाइन एंड क्लोथ, ठीक है, क्योंकि इनकी ओरिजिनल जो थ्योरी थी इसके अंदर यही दोनों एग्जाम्पल लिए गए थे और यही दोनों कंट्रीज ली गई थी, क्लियर। और ये 1 क्या है, 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पता 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इनमें से एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इन्होंने लिया है, कौन सा, लेबर, ठीक है। तो ये भी आपकी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को सपोर्ट करती है कि आपकी जो ट्रेड है बेनिफिशियल आपकी लेबर की वजह से ही होता है, नेशन की जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो लेबर की वजह से होती है, जैसा कि आपके एडम स्मिथ भी कहते थे, ठीक है। अब एक और अजम्पशन क्या है यहाँ पर, फैक्टर्स आर इमोबाइल, ठीक है। जो फैक्टर्स हैं वो इमोबाइल हैं, इसका मतलब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर नहीं जा सकते। देन CRS है यहाँ पे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का क्या मतलब होता है कि जितना परसेंटेज आप इंक्रीज अपने इनपुट्स में करेंगे उतना ही परसेंटेज इंक्रीज आपका आउटपुट में भी होगा, क्लियर। देन यहाँ पे फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड है मतलब कोई बैरियर नहीं है आपका, कोई भी टैरिफ नहीं है, कोई कोटाज नहीं है, और साथ ही में आपकी यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं है, सब लोग जो है वो कम्प्लीटली एम्प्लॉयड हैं, क्लियर। चलो, अब यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा। तो वो कह रहे हैं 2 कंट्रीज़ है, पोर्चुगल है और इंग्लैंड है। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वो दोनों जो है वाइन और क्लॉथ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वाइन और क्लॉथ को जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहते हैं कि एक यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए पोर्टुगल को 80 कॉस्ट लगती है लेबर की, ठीक है। वाइन बनाने के लिए पोर्टुगल को क्या लगती है, 80 कॉस्ट लगती है एक यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए, और एक यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने के लिए 90 यूनिट्स लगती हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के अंदर आपकी एक यूनिट ऑफ वाइन बनाने के लिए 120 यूनिट ऑफ लेबर लगती है, मतलब 120 यूनिट कॉस्ट लगती है आपकी, और इंग्लैंड में 100 की कॉस्ट लगती है, क्लियर, समझ में आता है ये सबको। देखो अब यहाँ पर अब उन्होंने क्या कहा है कि कंपैरेटिव कॉस्ट जो है ना आपकी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। अब सबको पता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जितने भी जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपकी 11th क्लास या 12th क्लास के अंदर ही आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, PPC के केस में अगर आपको याद हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे अभी आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, क्लियर। तो आप हो सकता है अभी इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल करना छोड़कर बैठे हों, ठीक है, या फिर आप अपना सोना, ठीक है, वो सैक्रिफाइस करके यहाँ बैठे हों, या आप किसी के साथ घूमने जाने वाले थे उसे सैक्रिफाइस करके यहाँ बैठे हों, क्लियर। तो आपने क्या किया है, पढ़ने को प्रेफरेंस दी है, लेकिन उसकी वजह से आपने कई चीज़ों को फोरगो कर दिया है, ठीक है। तो उन सभी ऑप्शंस में से जो आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वही आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ने नहीं आए होते तो आप सो रहे होते, ठीक है। तो सोना आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो रिकार्डो जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जिस भी कमोडिटी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिस भी कमोडिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस भी कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है आपकी
ज़्यादा होगी उसके अंदर आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं हो सकती। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि आपका सैक्रिफाइस रेट ज़्यादा है, जो आप छोड़ रहे हो वो रेट आपका ज़्यादा है, ठीक है। जो आप गेन कर रहे हो वो कम है, लेकिन जो आप छोड़ रहे हो वो ज़्यादा है। तो अगर आप छोड़ ज़्यादा रहे हो तो आपको फ़ायदा कैसे हो सकता है? क्लियर? इसीलिए वो कहते हैं कि जहाँ पर भी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी वहीं आपको कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगी। क्लियर? अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी कैसे है। तो आपको निकालनी है ये देखो 80 को डिवाइड करो आप किससे? 90 से, ठीक है। वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी किसकी? पोर्टुगल के अंदर वाइन की। क्लियर? फिर आप डिवाइड करो 90 को 80 से, ठीक है। 90 को 80 से आप करो डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा? जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग इन पोर्टुगल, ठीक है। फिर 120 को आप डिवाइड करो 100 से, ठीक है। इस वैल्यू से 100 से डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वाइन फॉर इंग्लैंड। देन 100 को डिवाइड करो 120 से तो आपको निकल कर आ जाएगा क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग इन इंग्लैंड। तो जब आप ये वैल्यूज़ निकालोगे ना, देखो आपकी वैल्यूज़ क्या निकल कर आएंगी? ये निकल कर आएंगी 0.89, 1.13, 1.2 एंड 0.83। अब इन दोनों में से देखो 0.89 और 1.13 में से देखो छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली छोटी वैल्यू है, ठीक है। और 1.2 में से, जिसको मैंने सर्कल लगाया हुआ ये वाली है ना, और 1.2 और 0.83 में से कौन सी छोटी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब पोर्टुगल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो वाइन में कम है और इंग्लैंड की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्लोथिंग के अंदर कम है। इसका मतलब पोर्टुगल को वाइन प्रोड्यूस करनी चाहिए और एक्सपोर्ट करनी चाहिए और इंग्लैंड को क्लोथिंग क्या करनी चाहिए? प्रोड्यूस करनी चाहिए और एक्सपोर्ट करनी चाहिए। समझ में आता है ये सबको अच्छे से? चलो बहुत ही बढ़िया बात है ये। अब देखो ये प्रॉब्लम स्टार्ट ही क्यों हुई थी? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की प्रॉब्लम स्टार्ट ही क्यों हुई थी? क्योंकि एक कंट्री जो है वो दोनों गुड्स को ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही थी। अब ये देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पर क्या है? वाइन को बनाने के लिए इंग्लैंड ज़्यादा लेबर कॉस्ट लगा रही है, ठीक है, लेकिन पोर्टुगल सिर्फ कम, मतलब पोर्टुगल कम ले रही है 80 रुपये ही। और इंग्लैंड जो है यहाँ पर ज़्यादा लेबर ले रही है आपका क्लोथिंग के अंदर भी, और पोर्टुगल कम लेबर ले रही है। इसका मतलब पोर्टुगल जो है वो वाइन को भी और क्लोथिंग को भी ज़्यादा अच्छे से बना सकती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो अब इस केस के अंदर भी हमारा म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड हो सकता है। वो अभी आपने आइडेंटिफाई किया कैसे? कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होगी जिस भी कमोडिटी में, कंट्री उसी को प्रोड्यूस कर कर एक्सपोर्ट करेगी और दूसरे को इम्पोर्ट कर लेगी। समझ में आता है? तो इससे दोनों कंट्रीज को क्या होगा? फ़ायदा होगा। चलो अब यही जो कॉन्सेप्ट था रिकार्डो का, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया किसने है? वो दिया है आपका हैबर्लर ने, ठीक है। हैबर्लर ने दिया है आपका, ये पेपर का क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी आपकी किसने दी है? तो हैबर्लर ने दी है, ठीक है। कब दी है? 1936 के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो देखो ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, ये रिकार्डो का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। रिकार्डो जी ने इसके बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। उन्होंने सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रही थी, पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि आपकी जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ये इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से हो रही है। ये वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया था। ये जो वर्ड है आपका हैबर्लर ने यूज़ किया है, ठीक है। तो हैबर्लर की जो डेफिनेशन है उसी को हम यूज़ करते हैं रिकार्डो की एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। समझ में आता है ये सबको अच्छे से? तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। हैबर्लर की थ्योरी इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो गई है। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है आपकी हेक्सर-ओलिन ट्रेड थ्योरी, ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। कौन से ईयर में आई थी ये? 1990 और 1933 के अंदर। अब देखो ये इसके 2 साल क्यों हैं आपके? 2 साल इसीलिए हैं क्योंकि 1919 के अंदर आपकी ये जो थ्योरी थी आई थी किसके द्वारा? एली हेक्सर, ठीक है। एली हेक्सर नाम की इकोनॉमिस्ट थी, उन्होंने ये थ्योरी जो है सबसे पहले 1919 के अंदर दी थी। फिर उनके बाद उनके एक पीएचडी स्टूडेंट थे, ठीक है, बर्टल ओलिन, ठीक है, बर्टल ओलिन, उन्होंने 1933 के अंदर इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था।
फिर इसके बाद आपकी एक और आए थे साहब, ठीक है, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, कौन? सैमुअल्सन, ठीक है, सैमुअल्सन आए थे। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, HOS, ये जो S है आपका क्या है? सैमुअल्सन का है, ठीक है। तो सैमुअल्सन आए थे आपके कब? 1948-49 के अंदर। तब उन्होंने क्या किया था? इस थ्योरी को और ज़्यादा एक्सटेंड किया था। क्लियर? तो इस थ्योरी को हम पूरा कहते हैं HOS मॉडल। क्लियर? हेक्सचर, ओलिन एंड सैमुअल्सन मॉडल, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे सबसे पहले हेक्सचर की और ओलिन के मॉडल की। पहले हम इन दोनों की बात करेंगे, फिर हम सैमुअल्सन की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो हेक्सचर ने जो दिया था उसका नाम क्या था? इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये उनका टाइटल था जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, उसका ये टाइटल था। क्लियर? और ओलिन का क्या था? इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये उनकी जो थ्योरी थी या जो उनका पेपर था या उनकी जो बुक थी, उसका ये टाइटल था, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसकी अजम्पशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देनी है। तो क्या क्या है यहाँ पर? हम अज्यूम करते हैं कि सबके सेम टेस्ट हैं, ठीक है। इसका मतलब एक कंट्री में और दूसरी कंट्री के बीच में कोई भी टेस्ट का फ़र्क नहीं है। जो एक कंट्री में लोगों को पसंद है वही दूसरी कंट्री में भी लोगों को पसंद है, ये अजम्पशन है। देन परफेक्ट कंपटीशन है। सबको पता है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है अब तो हमारे लिए। देन फ्री ट्रेड है, यानी कि कोई बैरियर्स नहीं है। PX एंड PY आर सेम इन बोथ कंट्रीज। PX एंड PY क्या है? प्राइजेज ऑफ बोथ द कमोडिटीज़। जो भी दो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं कंट्रीज़ के अंदर, वो दोनों का जो प्राइस है दोनों कंट्री में सेम है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है उन प्राइस का। देन यहाँ पे कोई टैरिफ नहीं है या फिर कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं है, ये वही चीज़ है कि आपका फ्री ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है ना। देन यहाँ पर आपकी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। प्लस इट इज़ अ 2x2x2 मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी देखो, दो कंट्रीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ हैं और दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जो आपका रिकार्डो की थ्योरी थी उसमें एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, एडम स्मिथ में भी एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, लेकिन HO मॉडल के अंदर आपके दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कौन कौन से? एक लेबर और एक कैपिटल। क्लियर? चलो, अब यहाँ पर एक और अजम्पशन क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ओनली इंटरनल मोबिलिटी इज़ पॉसिबल, ठीक है। यानी कि जो लेबर है या जो कैपिटल है वो आपकी एक कंट्री के अंदर ही इधर से उधर जा सकती है, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ये इमोबाइल है। मतलब एक कंट्री का जो लेबर है वो दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। समझ में आता है ये सबको? देखो, नेक्स्ट इज नो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन किसी भी कंट्री के पास नहीं है। जैसे हम बात करते हैं ना उसकी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? नो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज जो है नहीं है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड कंप्लीटली नहीं है यहाँ पर कोई भी। समझ में आता है ये सबको? चलो, देन यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है आपकी। क्लियर? फुल एम्प्लॉयमेंट भी आपकी यहाँ पर एक अजम्पशन होती है। अब इसका टोटल, इसका सम क्या है, ठीक है, इस थ्योरी का क्रक्स क्या है, ये हमको पढ़ना है खाली, और कुछ ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो क्या कहते हैं डायग्राम्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है तो आप इसको, मैंने देखो ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, मैं नोट्स में आपको दूंगी भी, ठीक है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहती है, ठीक है। लेकिन ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलो, तो क्या कहते हैं ये HO मॉडल क्या कहता है कि जिस भी कंट्री में लेबर की एंडोमेंट ज़्यादा होगी, एंडोमेंट का क्या मतलब है? अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी, लेबर जहाँ पर ज़्यादा होगी वो कंट्री कैसी होगी? लेबर अबंडेंट होगी, मतलब यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी। तो क्योंकि वहाँ पर लेबर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है तो वो चीप भी होगी, यानी कि वो कम कॉस्ट पे मिल जाएगी। हम सबको पता है जो चीज़ अबंडेंस में मिलती है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, जो सी चीज़ आपकी कम होती है, ठीक है, वो आपकी ज़्यादा कॉस्ट पे मिलती है, ठीक है। चलो, तो क्योंकि किसकी वजह से? स्कार्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से, है ना। चलो, देन चीप लेबर है हमारी यहाँ पर। जिस भी कंट्री के अंदर लेबर एंडाउमेंट ज़्यादा है, मतलब यानी कि वो कंट्री लेबर अबंडेंट है, यानी कि वहाँ पर वेजेस कम है या फिर लेबर चीप है।
तो क्योंकि लेबर चीप है या वेजेस कम है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, प्रोड्यूस करने की जो मेरी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ही तो होती है, वेजेस कॉस्ट होती है, ठीक है। अब क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो उस कंट्री में उस कमोडिटी का प्राइस भी कम होगा, ठीक है। अब क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो हर कंज्यूमर चाहेगा यहीं से वो प्रोडक्ट को लेना, ठीक है। तो इसीलिए जिस भी कंट्री के अंदर लेबर की एंडाउमेंट ज़्यादा होगी वो कंट्री लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने, ये देखो लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेगी। जिस भी कंट्री में लेबर एंडाउमेंट ज़्यादा वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, और वाइसा वर्सा जिस भी कंट्री के अंदर आपकी कैपिटल अबंडेंस होगी वो कंट्री आपकी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। समझ में आता है ये सबको। देखो यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से लैंग्वेज भी लिखी हुई है। कंट्री विल स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी विच इंटेंसिवली यूटिलाइजेज इट्स अबंडेंट फैक्टर, ठीक है। कंट्री सिर्फ उसी कमोडिटी के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के अंदर स्पेशलाइज करेगी जो यूटिलाइज करती है आपका अबंडेंट फैक्टर, ठीक है। अगर लेबर को ज़्यादा यूज़ करती है, लेबर आपकी कंट्री में ज़्यादा है तो आप लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करोगे, आपकी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करोगे। सिंपली ये यही बात करता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट क्यों है, कंपैरेटिव कॉस्ट आपकी इसीलिए है क्योंकि आपके यहाँ पर फैक्टर एंडोमेंट्स में फ़र्क है, यानी कि एक कंट्री के अंदर अगर लेबर ज़्यादा है तो दूसरी में कैपिटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर एंडोमेंट अवेलेबिलिटी और फैक्टर अलग अलग है, इसीलिए इन दोनों के बीच में ट्रेड हो सकता है। समझ में आता है। अब इसकी दो क्रिटिसिज्म दिए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी। एक है लियोन्टिफ पैराडॉक्स और एक है लिंडर्स हाइपोथेसिस। लियोन्टिफ पैराडॉक्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पेपर। लिंडर हाइपोथेसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आगे आने वाले नोट्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया मेरा क्या चीज़, फैक्ट एचओ मॉडल, ठीक है। अब ये देखो, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी एंडोमेंट अलग अलग है, जैसे मैंने बताया लेबर एक में ज़्यादा है तो दूसरी में कैपिटल, और कमोडिटीज़ इंटेंसिटी में भी अलग है, यानी कि एक कंट्री के अंदर अगर आप कैपिटल इंटेंसिव प्रोड्यूस करते हो तो दूसरे के अंदर लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हो। क्लियर। चलो, देन बारी आती है आपकी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम की, जो कि आपकी सैमुएल्सन ने HOS मॉडल के नाम से जिसको हम जानते हैं, सैमुएल्सन ने जिसको एक्सटेंड किया है ओवर HO थ्योरी। क्लियर। देखो, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आपकी HO थ्योरी जस्टिफाई होती है, ठीक है, जैसा HO थ्योरी के अंदर कहा गया है, अगर वो सच है तो ड्यू टू ट्रेड wages of homogeneous labor will be same across all trading nation as well as rate of interest. क्लियर। अब जैसे मैंने क्या कहा, जिस कंट्री के अंदर लेबर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर लेबर चीप है, लेबर चीप है तो वो उसको एक्सपोर्ट करेगा। दूसरी कंट्री वहीं पर लेबर की कमी है, यानी कि लेबर वहाँ पर महंगी है, ठीक है, एक्सपेंसिव है वहाँ पर लेबर, आपकी लेबर का जो वेजेस हैं वो ज़्यादा हैं उस कंट्री के अंदर, इसीलिए वो उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगी। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर ऐसे ही ट्रेड इन दो कंट्रीज़ के बीच में चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वेजेस हैं वो सेम हो जाएंगी, और कैपिटल का क्या होता है आपका रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों कंट्रीज़ के अंदर सेम हो जाएंगे। समझ में आती है ये चीज़ सबको। इसका मतलब यही है, सिंपली यही मतलब है कि अगर आपका ट्रेड चलता रहता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में एज़ पर द HO थ्योरी, यानी कि जिसके पास लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करे, जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल एक्सटेंसिव को एक्सपोर्ट करे, तो जब ये ट्रेड आपका चलता रहेगा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लेबर है उसकी जो कॉस्ट है, यानी कि वेजेस दोनों कंट्री में बराबर हो जाएंगी, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है वो भी दोनों का आपस में सेम हो जाएगा। समझ में आता है ये सबको। चलो, अब ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो क्या पेशेंस है यहाँ पर। आपने अज्यूम किया है कि दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कंट्री 1 एंड कंट्री 2, दो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y। कॉस्ट यहाँ पर क्या क्या है देखो, W1 और R1, ठीक है। W1 क्या है, वेज, और R1 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
प्राइस क्या है कमोडिटी एक्स का पी एक्स और कमोडिटी वाई का पी वाई। क्लियर। अब देखो जो कंट्री 1 है हमने अज्यूम किया है कि वो क्या है, लेबर अबंडेंट है। लेबर अबंडेंट का मतलब यहाँ पर जो लेबर है वो चीप है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो अगर लेबर अबंडेंट है तो कमोडिटी एक्स को वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि कमोडिटी एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, एक्स इज़ लेबर इंटेंसिव, वाई इज़ कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है तो वो एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी बिकॉज इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, और वाई को कम करेगी। ठीक है, क्यों कम करेगी? क्योंकि इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी। अब जैसे जैसे कंट्री के अंदर एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए बात बनेगी तो डिमांड फॉर लेबर ज़्यादा होगी, क्योंकि लेबर से ही तो बनानी है कमोडिटी, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई इज़ कांस्टेंट, लेबर की सप्लाई तो उतनी ही है, पॉपुलेशन आप लेबर जो फोर्स है आपकी उतनी की उतनी है, तो वेजेस आपकी बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है उनकी, लेबर उतनी अवेलेबल है नहीं, तो उनको पे करने के लिए हर जो सेलर है वो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा, इसीलिए आपकी जो वेजेस हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। ऐसे ही आपकी कैपिटल की डिमांड कम हो रही है। ठीक है, कैपिटल की डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होने लग जाएगा। समझ में आती है ये चीज़? तो इसकी वजह से देखो इनका जो रेशियो है W/R का रेशियो जो आपका है वो आपका क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो ये ओवरऑल आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देखो इस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर हमारी इकोनॉमी होम लेबर जो है हमारा वो इस पॉइंट के ऊपर था। ठीक है, किसके ऊपर था हमारा, C1 के ऊपर था। अब C1 क्या है, कंट्री 1 जो है वो उसको हमने C1 से डिनोट किया है, जो A पॉइंट के ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, A पॉइंट पे क्यों है, आप यहाँ पर देखो, क्योंकि आपका यहाँ पर वेजेस कम थे। ठीक है, इसीलिए ये कम पॉइंट के ऊपर है, और प्राइस ऑफ एक्स भी आपका यहाँ पर कम था। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे थे ना हम उसको, तो प्राइस ऑफ एक्स भी हमारा कम ही था, तभी तो लोग हमारे प्रोडक्ट को ले रहे थे, इसीलिए इस पोजीशन के ऊपर हमारी कंट्री 1 है। लेकिन अगर आप कंट्री 2 को देखो, ये यहाँ पर है आपकी A- के ऊपर। A- के ऊपर क्यों है, क्योंकि इसमें वेजेस अभी ज़्यादा हैं। ठीक है, और आपका प्राइस ऑफ एक्स भी ज़्यादा है, इसीलिए ये थोड़ा दूर लाया कर रहा है यहाँ पर। समझ में आता है? तो अब जैसे ही वहाँ पर ये रेशियो बढ़ने लगेगा तो हमारे जो W/R का रेशियो है वो इंक्रीज़ करने लग गया। ठीक है, अब वो इंक्रीज़ करते करते शिफ्ट करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ बीच में पहुँच जाएगा। समझ में आता है? चलो, जो कि हमारा इंटरनेशनल रेशियो है बिटवीन वेजेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही अगर हम कंट्री 2 की बात करें तो कंट्री 2 जो है वो कैपिटल अबंडेंट है, तो वो वाई को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के बारे में सोचेगी और एक्स को कम करेगी। जैसे ही वाई को ज़्यादा करेगी तो उसकी डिमांड फॉर कैपिटल बढ़ने लगेगी, क्योंकि कैपिटल से ही बनना है कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। ऐसे ही जब एक्स की कम करेगी तो आपकी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी और वेजेस भी कम हो जाएंगी, तो आपका जो रेशियो ऑफ वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गिरने लगेगा, यानी कि अब आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ शिफ्ट करने लगोगे। ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे और वापस कहाँ पर आ जाओगे, इस पॉइंट पर आ जाओगे, जो कि आपका इंटरनेशनल रेशियो ऑफ कॉस्ट है, यानी कि W/R का जो आपका रेशियो है। तो क्या हुआ है अब इकोनॉमी के अंदर, और इसका रिस्पेक्टिवली आप ये देखो, रिस्पेक्टिवली प्राइस रेशियो कितना हो गया आपका, ये हो गया P*। पहले आपका कितना था प्राइस रेशियो, कंट्री 2 में इतना, कंट्री 1 में इतना, और ये क्या हुआ, इंक्रीज हो के यहाँ पे पहुँच गया, ये डिक्रीज हो के यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पर सेटल हो गया। तो क्या हुआ है अब देखो, ट्रेड से ऐसा हो गया कि आपका जो इंटरनेशनल रेट ऑफ वेजेस है वो भी सेम हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो गया दोनों कंट्रीज़ के अंदर, और प्राइस रेशियो भी सेम हो गया दोनों कंट्रीज़ के अंदर। समझ में आता है? तो दिस इज सिंपली फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। चलो, नेक्स्ट है आपकी स्टॉल्पर-साइमल्सन थ्योरम। तो स्टॉल्पर-साइमल्सन थ्योरम आपकी क्या कहती है, देखो एक तो ये स्मॉल कंट्री के बारे में बात कर रही है आपकी, कौन से ईयर में आई, 1941 में आई है ये आपकी। अब आपको ध्यान देना है किसके बारे में बात करती है, टैरिफ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टैरिफ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसको याद कर लो, पेपर का ही टर्म है ये, पेपर में ऐसे ही पूछा गया था। टैरिफ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है, तो स्टॉल्पर-साइमल्सन से रिलेटेड है। देन इट असेसेस द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइजेस। ठीक है, फैक्टर प्राइजेस पे टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होता है, यानी कि लेबर और
रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होता है टैरिफ का, उसके बारे में ये बात करती है थ्योरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। ये कहते हैं कि जो नेशन वन है वो लेबर इंटेंसिव, लेबर अबंडेंट है, लेबर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और वो एक्स गुड को प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है। ठीक है, और इस कंट्री के अंदर आपकी वेजेस भी कम रहेंगी क्योंकि ये लेबर अबंडेंट है, अभी हमने समझा था। ऐसे ही जो नेशन टू है वो कैपिटल अबंडेंट है आपका, और यहाँ पर ये वाई गुड को एक्सपोर्ट करता है और प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है। क्लियर। अब वो कह रहे हैं अगर नेशन वन इस केस में टैरिफ लगा देता है अपने इंपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि गुड वाई के ऊपर, क्योंकि एक्सपोर्ट तो एक्स को कर रहा है, यानी कि इंपोर्ट किसको कर रहा है, वाई को कर रहा है। ठीक है, तो अगर उसने अपने इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया, यानी कि टैक्स लगा दिया, तो यानी कि वह वाई गुड के ऊपर टैक्स लगा रहा है। ठीक है, समझ में आती है ये चीज़। अब जैसे ही वाई गुड के ऊपर टैक्स लगाया, तो हम सबको पता है टैक्स लगाने से किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा होम कंट्री के अंदर, यानी कि नेशन वन के अंदर, तो हमें पता है एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई है वो भी बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस होता है कमोडिटी का उतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है सेलर्स के लिए। तो लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से जिसका प्राइस ज़्यादा उसकी सप्लाई ज़्यादा। क्लियर। तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं नेशन वन के अंदर वो कोशिश करेंगे क्या, अब वो कोशिश करेंगे वाई गुड को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि इसके अंदर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो गया है इसका। तो अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है वाई। तो जैसे ही कैपिटल की डिमांड बढ़ी वैसे ही इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। क्यों बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है कैपिटल की, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो इसका प्राइस इंक्रीज करेगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। तो अब इस केस के अंदर क्या हुआ है, आपका फ़ायदा किसको हो गया, आपकी गुड वाई को हो गया, जिसको आप इम्पोर्ट कर रहे थे उसको, उस वाली सेक्टर को आपको फ़ायदा हो गया। यानी कि जिस भी कमोडिटी में आप अबंडेंट नहीं थे, ठीक है, जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप अबंडेंट नहीं थे उस सेक्टर को फ़ायदा हो गया है। ठीक है, तो स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम यही कहती है कि जब भी टैरिफ लगाया जाता है एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री के एक्सपोर्ट के ऊपर, यानी कि अपने इंपोर्ट के ऊपर जब भी कोई कंट्री टैरिफ लगाती है तो उससे फ़ायदा होता है उस सेक्टर को जो कि उस कंट्री के अंदर अबंडेंट नहीं है। ठीक है, यानी कि स्कार्स है। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पर लाइन भी लिखी हुई है, आपको समझ में आएगी। टैरिफ हर्ट्स द अबंडेंट फैक्टर ऑफ टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री एंड बेनिफिट्स द स्कार्स फैक्टर। ठीक है, जो स्कार्स फैक्टर है, यानी कि नेशन वन के अंदर आपका कैपिटल स्कार्स था, कम अवेलेबल था, और उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है। ठीक है, यानी कि उस पर रिटर्न बढ़ गया आपका, तो उसको फ़ायदा हो गया यानी कि। और वहीं अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, अबंडेंट फैक्टर की, यानी कि लेबर की, तो लेबर की डिमांड यहाँ पर बढ़ी ही नहीं, यानी कि वेजेस आपके कम के कम रह गए। तो अब हर्ट कौन सा हो गया आपका, अबंडेंट फैक्टर हो गया, लेबर इंटेंसिव वाला फैक्टर हो गया। क्लियर, समझ में आया सबको। दिस इज सिंपली स्टॉल्पर-सैमुअल्सन थ्योरम। अब इसकी क्रिटिसिज्म कौन कौन से हैं, एक तो मैक्सवेलर पैराडॉक्स आपका इसका क्रिटिसिज्म है। ठीक है, देन जगदीश भागवती की जो थ्योरी है आपकी इमेजराइजिंग ग्रोथ, वो आपका है। देन कैल्विन लैंकास्टर की जो थ्योरी है, ये तीनों इस थ्योरी का क्या है, क्रिटिसिज्म है। देन बारी आती है आपकी रिबिन्स्कीज़ थ्योरम की। ठीक है, तो रिबिन्स्कीज़ थ्योरम कब आई आपकी 1955 के अंदर। अब ये किस बारे में बात करती है, ये कहती है इफेक्ट ऑफ फैक्टर ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड, कि जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई भी फैक्टर ग्रो करता है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई भी ग्रो करता है, लेबर ग्रो कर गई या कैपिटल ग्रो कर गया, तो उससे प्रोडक्शन और ट्रेड पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये इसके बारे में बात करती है। क्लियर। अब देखो ये किसके बारे में बात करिए, देखो फैक्टर एंडोमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेटिव प्राइजेज, ये उनकी उसका टाइटल है। ठीक है, थ्योरी का टाइटल था ये। चलो अब ये थ्योरी क्या कहती है, देखो एट कांस्टेंट कमोडिटी प्राइजेस एन इंक्रीज इन एंडाउमेंट ऑफ वन फैक्टर विल इंक्रीज proportion of output of the commodity intensive in that factor greater and will reduce the output of the other commodity। ठीक है, अब इसको समझने का क्या मतलब है कि अगर हम मानकर चल रहे हैं कमोडिटी एक्स और वाई का जो प्राइस है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा, और मानो उस कंट्री के अंदर लेबर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है,
अगर लेबर बढ़ जाती है तो उस कमोडिटी के अंदर लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। समझ में आया सबको? अगर किसी भी कंट्री के अंदर लेबर की एंडाउमेंट बढ़ जाती है, यानी कि लेबर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उससे लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कैपिटल इंटेंसिव की जो प्रोडक्शन है, कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। वाइसा वर्सा, अगर किसी भी कमोडिटी की किसी भी कंट्री के अंदर कैपिटल की एंडाउमेंट बढ़ जाती है, यानी कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उस कंट्री के कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और लेबर इंटेंसिव कमोडिटी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये सबको? देखो, तो अब ये क्या कहना चाहते हैं आपका, यहाँ पर देखो, इस चीज़ से समझो। वो क्या कह रहे हैं, एट बी आपका जो x था वो 130 था, y जो था वो 20 था। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर इनिशियली जब आपकी एंडाउमेंट इंक्रीज नहीं हुई थी तो क्या हो रहा था, x की कितनी थी प्रोडक्शन आपकी 130 और y की कितनी थी 20, ठीक है। लेकिन अगर इस कंट्री के अंदर लेबर जो है वो डबल हो गई, ठीक है, लेबर आपकी बढ़ गई, यानी कि कितनी लेबर आपकी डबल बढ़ गई है, ठीक है, डबल हो चुकी है, तो अब आपका न्यू पॉइंट क्या है, ये m है, ठीक है, जहाँ पर आपकी x की प्रोडक्शन कितनी है 270 और y की कितनी है 10, ठीक है। तो क्या हुआ है, देखो यहाँ पर आपकी x की प्रोडक्शन तो बढ़ गई लेकिन आपकी y की प्रोडक्शन कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये थ्योरी ऐसा कहती है रिबिन्स्की की कि जब भी लेबर की एंडाउमेंट बढ़ी है तो लेबर इंटेंसिव गुड की प्रोडक्शन बढ़ेगी और कैपिटल इंटेंसिव की कम हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों है? अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये 270 है ये मोर देन, ठीक है, मोर देन डबल है। आपका पहले 130 था तो 130 का डबल कितना होता है 260, लेकिन हमारी कितने से बढ़ गई 270 तक बढ़ गई, यानी कि 10 और ज़्यादा है इसके डबल से भी। तो जब लेबर आपकी डबल से बढ़ी है तो x की जो प्रोडक्शन है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है? देखो अब कैसे बढ़ी है, क्योंकि आपका जो y की प्रोडक्शन है वो 20 से 10 हो गई, वो 10 से कम हुई यहाँ पर, तो वही 10 जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर आ गया है। समझ में आया? जो y में 10 में कमी हुई है वही आपकी x में 10 में बढ़ोतरी हुई है। समझ में आया? डबल से भी ज़्यादा इसीलिए हुआ है क्योंकि y कम हो चुका है आपका। समझ में आई ये चीज़? अब ऐसा क्यों हुआ है? देखो इसका रीज़न है आपका कि जैसे जैसे आप ज़्यादा लेबर लगाते जाओगे अपनी फिक्स्ड कैपिटल के साथ तो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी कम करने लग जाएगी, ठीक है, लेबर आपकी उतने अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कैपिटल वाई से शिफ्ट करना पड़ेगा, किसकी तरफ, एक्स की तरफ। तो वो जो वाई कैपिटल आपने शिफ्ट किया है वाई से एक्स की तरफ, वो आपकी लेबर को और प्रोडक्टिव बनाएगा और इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये 260 की जगह 270 तक बढ़ जाएगा। समझ में आया ये सबको? तो रिबिन्स्की थ्योरम में आपको बस इतना सा चीज़ समझनी है क्या, कि जिस भी कंट्री के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जौन सा भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है, जैसे लेबर इंक्रीज़ हो गया तो उस कंट्री में आपका जो इंक्रीज़ इन लेबर इंटेंसिव कमोडिटी होगा, यानी कि एक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंक्रीज़ होगा ये आपका लेबर में इंक्रीज़ से भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि y जो यानी कि कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। समझ में आया ये सबको? चलो अब इसका क्रिटिसिज्म कौन है, E.Y. मिशान, ठीक है, और इमिसराइजिंग ग्रोथ, देन गुनार मिल्टन की थ्योरी, देन प्रेबिश सिंगर की थ्योरी, ये इसके क्रिटिसिज्म्स हैं। देन नेक्स्ट है आपका मेट्जलर इफेक्ट। मेट्जलर इफेक्ट कब आता है आपका 1949 के अंदर, ये बात करता है इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइजेस। स्टॉल्पर सैमुअल्सन का क्या था, इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइजेस। वहाँ पर लेबर और कैपिटल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं टैरिफ का इम्पैक्ट डोमेस्टिक प्राइस के ऊपर, यानी कि कमोडिटी के प्राइस के ऊपर बात कर रहे हैं ये, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस के ऊपर स्टॉल्पर सैमुअल्सन बात करता है और कमोडिटी के प्राइस के ऊपर मेट्जलर बात करता है, ठीक है। अब ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टैरिफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है, कि जो टैरिफ है
उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री में, इसके बारे में भी ये बताता है। अब देखो, इसको इन डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि मेट्जलर इफेक्ट जो है ना एग्जैक्टली अपोजिट है आपका किससे, स्टॉल्पर-सैमुएल्सन से। ठीक है, स्टॉल्पर-सैमुएल्सन क्या कहता है, स्टॉल्पर-सैमुएल्सन आपका कहता है कि जिस भी कंट्री में टैरिफ लगाया जा रहा है, ठीक है, अपने इंपोर्ट के ऊपर, तो उस कंट्री का जो स्कार्स फैक्टर है उसको फ़ायदा होगा और अबंडेंट फैक्टर जो है उसको नुकसान होगा। वही मेट्जलर क्या कहता है, मेट्जलर कहता है कि आपका जो टैरिफ लगाने से फ़ायदा किसको होगा, अबंडेंट वाले को ही फ़ायदा होगा और स्कार्स वाले को फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना है इसमें, कि टैरिफ बेनिफिट्स अबंडेंट फैक्टर बट हर्ट्स द स्कार्स फैक्टर। बिल्कुल ऑपोजिट हो गया स्टॉल्पर-सैमुएल्सन से। स्टॉल्पर क्या कहता है, टैरिफ स्कार्स को फायदा करेगा लेकिन हर्ट करेगा अबंडेंट को, लेकिन मेट्जलर क्या कहता है, टैरिफ बेनिफिट करेगा अबंडेंट को और हर्ट करेगा स्कार्स फैक्टर को। क्लियर? तो यही चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है इसमें, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा पढ़ना है तो मैं नोट्स दे दूंगी, उसमें से आप ये पढ़ लेना। क्लियर? नेक्स्ट है आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स, जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। कब आया ये आपका, 1953 के अंदर। क्या नाम था देखो इनकी थ्योरी का, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड, देन कॉलन द अमेरिकन कैपिटल कोफिशिएंट री एग्जामिन्ड। क्लियर? तो ये आपकी उनका टाइटल था थ्योरी का। क्लियर? अब ये क्या कहते हैं, लियोन्टिफ पैराडॉक्स। अब ये अपोजिट है आपका किसके, एचओ थ्योरी के, हेक्सर-ओलिन थ्योरी के, ये उल्टा कहते हैं। ठीक है, अब ये उल्टे से आप ध्यान रख सकते हो। देखो, लियोन्टिफ पैराडॉक्स हेक्सर-ओलिन का उल्टा है, मेट्जलर स्टॉल्पर-सैमुएल्सन का उल्टा है, तो ऐसे आप थ्योरीज को याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या कहेगा, हेक्सर-ओलिन क्या कहता था, वो कहता था कि जोन सी भी कंट्री में लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेगा, जिस भी कंट्री में कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेगा। तो लियोन्टिफ क्या कहता होगा अगर ये उसका उल्टा है, ये कहता है जहाँ लेबर ज़्यादा है वो कैपिटल को एक्सपोर्ट करे, कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करेगा, और जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेगा। क्लियर? देखो क्या है, लेबर क्या कहते हैं, गिरा। देखो ये तो मैंने हेक्सर का आपको बता रखा है यहाँ पर, ये हेक्सर-ओलिन का है, ये वाला जो डायग्राम है ऊपर वाला, नीचे वाला है ये लियोन्टिफ का है। जोन सी भी कंट्री लेबर अबंडेंट है वो एक्सपोर्ट करेगी कैपिटल इंटेंसिव को और इंपोर्ट करेगी लेबर इंटेंसिव को। जोन सी कंट्री कैपिटल अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेगी और कैपिटल इंटेंसिव को इंपोर्ट करेगी। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, देखो इन्होंने ना 2 अपने टेस्ट किए थे 2 सालों के अंदर। एक तो किया था 1953 में, ठीक है, एक किया था आपका 1956 के अंदर, एक किया था 1947 में और एक किया था 1956 के अंदर। तो जब इन्होंने डेटा पढ़ा था यूएस का, ठीक है, यूएस के डेटा पे इन्होंने पढ़ी थी ये चीज़। हेक्सर-ओलिन कोई थ्योरी को ये पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जब इन्होंने पढ़ा तो इनको कुछ अलग ही रिजल्ट नज़र आया हेक्सर-ओलिन से। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जब इन्होंने टेस्ट किया तो इनको पता चला कि जो क्या कहते हैं, जो यूएस था, ठीक है, जो यूएस था वो उसके इम्पोर्ट्स 30% मोर कैपिटल इंटेंसिव थे अपने एक्सपोर्ट से। ठीक है, यानी कि जो वो क्योंकि यूएस इज़ अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, हम सबको पता है कैपिटल ज़्यादा है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लेबर। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो इम्पोर्ट थे वो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव थे इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट से, यानी कि अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है तो उसके इम्पोर्ट ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होने चाहिए और एक्सपोर्ट ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होने चाहिए। लेकिन वहाँ पर उल्टा हो रहा था, वहाँ पर इम्पोर्ट्स उनके ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव थे और एक्सपोर्ट उतने कैपिटल इंटेंसिव नहीं थे। क्लियर? तो पहले उन्होंने देखा था कि 30% मोर थे, फिर जब उन्होंने 1956 में स्टडी किया दोबारा तो वो 6% मोर थे। कितनी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने स्टडी किया था, 50 सेक्टर्स को स्टडी किया था, जिसमें से 38 ट्रेडेड गुड्स थे और 12 नॉन ट्रेडेड गुड्स थे। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है और इसमें कुछ ध्यान रखने जैसा नहीं है। नेक्स्ट है आपकी प्रेबिश सिंगर की थ्योरी। ठीक है, प्रेबिश सिंगर एंड मिर्डल की थ्योरी। अब ये किसके बारे में बात करती है, ये सेक्युलर डेटेरियोरेशन हाइपोथेसिस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटेरियोरेट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ये उसके बारे में बात करती है। ठीक है, देखो अब ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उससे आपका प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम कर जाता है। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स क्यों कम कर रहा है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कैसी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं, वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो कि इनकम इनइलास्टिक होती हैं। ठीक है,
इनकम इनइलास्टिक होती हैं आपकी ये कमोडिटीज़, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। इसका मतलब जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनमें कुछ खास फ़र्क नहीं आता, ठीक है, इनकी डिमांड में कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा आपका। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कितना ही आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ ले लोगे, कितना ही खा लोगे, ठीक है, उतना ही आपकी इनकम जब बढ़ती है तो आप ज़्यादा खाने नहीं लगते हो। हाँ, आप क्वालिटी अच्छी खाने लगते हो, लेकिन ज़्यादा तो नहीं खाते ना, उतना ही तो आप इम्पोर्ट करोगे जितना आप पहले कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड सबको पता होगा क्या होता है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये जो होता है डेटीरियोरेट करने लग जाता है किसी भी कंट्री का, डेवलपिंग कंट्री का। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं और वो कमोडिटीज़ इनकम इनइलास्टिक होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा लोग इसकी डिमांड नहीं बढ़ाने वाले, ठीक है। डिमांड तो बढ़ती है आपकी लग्जरियस गुड की, जैसे इनकम बढ़ेगी तो लग्जरियस गुड आपके इंक्रीज करेंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स की आपकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की डिमांड इतनी नहीं बढ़ती है। क्लियर? इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट करने लगेगा, कम खराब होने लग जाएगा। बस सिंपली ये इसी के बारे में बात करती है आपकी प्रेबिस-सिंगर हाइपोथेसिस, और कुछ खास आपको इसके अंदर पढ़ना नहीं है। क्रिटिसिज्म किसने दिया है? जगदीश भागवती जी ने इसका क्रिटिसिज्म दिया है इन इमेजराइजिंग ग्रोथ थ्योरी। इसके बारे में अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है आपका इमेजराइजिंग ग्रोथ थ्योरी। किसने दी है? जगदीश भागवती जी ने दी है 1958 के अंदर। किसके बारे में बात करते हैं? ये इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि जब भी ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री में उसका इम्पैक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर कैसा पड़ता है, ठीक है। तो देखो कैसा पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड ट्रेड रिजल्टिंग इन द कंट्री बिकमिंग पुअरर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है। जब आपकी कंट्री जो है ग्रो कर रही है, ठीक है, ग्रो कर रही है, उनका ट्रेड भी ग्रो कर रहा है, फिर भी जो कंट्री है वो पुअर हो रही है वेलफेयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उनका जो वेलफेयर है वो खराब हुए जा रहा है, वो डेटीरियोरेट कर रहा है। इवन व्हेन उस कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है वहाँ पर, और उनका ट्रेड भी बढ़ रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जैसे, अगर आपको ये पर देखना है अपना डायग्राम समझना है तो इसमें से आप पॉज करके इसको समझ सकते हो, या फिर जब मैं आपको दूंगी नोट्स उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। आपको फिर समझ में आएगा, क्या समझ आएगा कि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, यानी कि आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका अच्छा हो रहा है, साथ में आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है यहाँ पर, इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंजम्पशन है इकोनॉमी में वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वो डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब आप एक लोअर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हो, और हमें पता है लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है वो वेलफेयर कम दिखाता है, ठीक है। हम सबको पता है सोशल इंडिफरेंस कर्व, सोशल वेलफेयर इंडिफरेंस कर्व जो होता है हमारा सोशल इंडिफरेंस कर्व, वो क्या दिखाता है आपका, जितना नीचे का इंडिफरेंस कर्व होगा उतना वेलफेयर कम, जितना ऊपर का होगा हायर द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम कहते हैं ना। तो जितना ऊपर की आपकी आईसी होगी उतना अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी के अंदर उससे आपका लोअर आईसी के ऊपर हम शिफ्ट कर जा रहे हैं, तो वेलफेयर इकोनॉमी के अंदर कम हो रहा है। तो यही इन्होंने कहा था इमेजराइजिंग ग्रोथ के अंदर। इमेजराइजिंग ग्रोथ का क्या मतलब है कि ये ऐसी ग्रोथ है जिससे जो वेलफेयर है वो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है आपकी इकोनॉमी के अंदर। अब वो क्यों ख़राब हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो वेलफेयर है वो बहुत ज़्यादा आपका डिपेंड कर रहा है एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर, ठीक है। और हम सबको पता है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री का एक्सपोर्ट क्या होता है, प्राइमरी गुड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं, और उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे पिछली वाली थ्योरी में भी था आपका प्रेबिस-सिंगर के अंदर भी, क्या कि ये जो प्राइमरी गुड्स होती हैं इनकी इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इनइलास्टिक होते हैं ये, इसीलिए यहाँ पर वेलफेयर क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेटीरियोरेट कर जाता है, क्योंकि वो पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर बेस्ड है। अब एक्सपोर्ट सेक्टर तुम्हारा किस पे बेस्ड है? प्राइमरी गुड्स पे, और प्राइमरी गुड्स आपकी एकदम लो इलास्टिसिटी वाली होती हैं, इसीलिए आपका जो वेलफेयर है वो डिक्रीज करने लगता है। समझ में आएगा सबको? तो दिस इज सिंपली इमेजराइजिंग ग्रोथ थ्योरी। देन बात आती है आपकी नेक्स्ट थ्योरी की, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। अब फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल भी आपका लियोंटिफ ने ही दिया है, लेकिन ये लियोंटिफ पैराडॉक्स नहीं है, ये अलग से आपकी थ्योरी है, ठीक है। चलो
अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी आपकी कहती है कि अगर दो नेशन है, ठीक है, एक नेशन है लेबर अबंडेंट, दूसरा है कैपिटल अबंडेंट, तो अगर दो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्सटाइल और लैपटॉप, यानी कि मान लो ये क्लोथिंग है, टेक्सटाइल इज क्लोथिंग, और एक लैपटॉप को प्रोड्यूस करते हैं, और टेक्सटाइल जो है वो लेबर इंटेंसिव है और लैपटॉप जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। इतना हमको समझ में आ रहा है। नेशन 1 इज़ लेबर अबंडेंट, नेशन 2 इज़ कैपिटल अबंडेंट। दोनों गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं ये दोनों कंट्रीज, एक टेक्सटाइल और एक लैपटॉप। टेक्सटाइल इज़ लेबर इंटेंसिव, लैपटॉप इज़ कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। चलो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा ना हो, ठीक है, जैसा कि हेक्सर ओलिन ने कहा है, हम सबको पता है जो कंट्री लेबर अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव को प्रोड्यूस करेगी, जो कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव को प्रोड्यूस करेगी या एक्सपोर्ट करेगी और दूसरे को इंपोर्ट करेगी। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, हेक्सर ओलिन ने जो कहा ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारा फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कहती है ये थ्योरी कि अगर जैसा हेक्सर ओलिन ने कहा है कि जो लेबर अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव को करेगी एक्सपोर्ट, जो कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव को करेगी एक्सपोर्ट, अगर ऐसा नहीं होता तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल हो जाएगा। अब ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या है, देखो, अगर टेक्सटाइल जो है वो नेशन 1 में तो लेबर इंटेंसिव हो लेकिन नेशन 2 में कैपिटल इंटेंसिव हो। अब इसका क्या मतलब है कि जो नेशन 1 है वो तो टेक्सटाइल को लेबर से बनाए, ठीक है, लेबर के यूज़ से बनाए, लेकिन नेशन 2 जो है उसको कैपिटल के यूज़ से बनाए। अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि हेक्सर ओलिन तो यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि टेक्सटाइल इज लेबर इंटेंसिव और उसे कैपिटल क्या कहते हैं, अबंडेंट कमोडिटी भी बना रही, कैपिटल अबंडेंट कंट्री भी बना रही है नेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हेक्सर ओलिन आपका फेल हो जाएगा और आपका फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल लग जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स होता है वो यहाँ पर पॉसिबल होता है, यानी कि आपकी एक लेबर जो है दूसरी कंट्री में जा सकती है, लेबर जो है दूसरी कंट्री में जा सकती है और कैपिटल भी दूसरी कंट्री में जा सकता है, ये अजम्पशन होती है इसकी, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है आपका फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ये होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है किसकी वजह से, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको जानना है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ये सब जो मैं बता रही हूँ वही मोटा मोटा याद रखना है, इसी में से पेपर में आता है, क्लियर। बाकी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे। अब इसकी और अजम्पशन क्या है, एक अजम्पशन तो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर बिटवीन कंट्रीज इज पॉसिबल, लेबर दूसरी कंट्री में जा सकती है, कैपिटल भी दूसरी कंट्री में जा सकती है। एक और यहाँ पर है क्या, प्रोडक्शन फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज बट आइडेंटिकल फॉर ईच कमोडिटी इन 2 कंट्रीज, ठीक है। यानी कि दोनों कंट्री का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, दोनों कमोडिटी का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो तो अलग अलग है, ठीक है। यानी कि आपका जो कमोडिटी एक्स है, ठीक है, जो कमोडिटी एक्स है और जो कमोडिटी वाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन हर कमोडिटी का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हर कंट्री में सेम है। यानी कि अगर हम बात करें नेशन 1 की, अरे यार ये क्या है, अगर हम बात करें नेशन 1 की और नेशन 2 की तो इन दोनों नेशंस के अंदर एक्स का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम है, और अगर हम बात करें नेशन 1 की और नेशन 2 की, वहाँ पर वाई का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम है। समझ में आया, एक्स का प्रोडक्शन फंक्शन वाई से तो अलग है, लेकिन एक्स का प्रोडक्शन फंक्शन नेशन 1 और नेशन 2 में सेम है, और वाई का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी नेशन 1 और नेशन 2 के अंदर सेम है, क्लियर। दिस इज आपका कंप्लीट होता है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। चलो अभी फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल का डायग्राम है, आपका समझना हो तो देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है सारी। देन स्टॉल्पर सैमुअल्सन का भी आपका मैंने ऐसे ही यहाँ पर अपने नोट्स के अंदर अलग से ही बनाया था, क्योंकि पहले मुझे कहीं मिला नहीं था, बाद में मिला तो मैंने यहाँ पर बना दिया था एक अलग से, तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट है आपका लिंडर थ्योरी ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड डिमांड पैटर्न, ठीक है। जो मैंने कहा था कि हेक्सर ओलिन के दो आपके क्रिटिसिज्म है, एक तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स जो हमने पहले किया, और दूसरा है लिंडर थ्योरी ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड डिमांड पैटर्न। कब आया ये, 1961 के अंदर। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम कर लेते हैं, क्लियर। चलो अब ये क्या कहते हैं कि आपकी जो डिमांड होती है किसी भी इकोनॉमी की, ठीक है, वो डिमांड किस पे बेस्ड होती है, उनके लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है।
अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस पे डिपेंड करेगी, उनकी पर कैपिटा इनकम के ऊपर कि वो कितना कमा रहे हैं। क्लियर। अब देखो जो डिमांड है वो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर डिसाइड करेंगे, ठीक है, जितने भी कस्टमर है वो डिसाइड करेंगे, और यही जो डिमांड है वो डिटरमिन करेगी आपकी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर, और प्रोडक्शन जैसी होगी वैसा ही आपका एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी लिंडर थ्योरी जो है ऐसा कहती है। क्लियर। चलो अब मेन चीज़ जो इसके अंदर है ना वो ये दोनों चीज़ें हैं आपकी, प्रेफरेंस सिमिलैरिटी और ओवरलैपिंग डिमांड, ठीक है। प्रेफरेंस सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, ये जो लिंडर जी हैं वो कहते हैं कि ट्रेड जो है वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में होगा, ठीक है, और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में होगा, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में ट्रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके बीच में प्रेफरेंस सिमिलैरिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो वो दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहती हैं, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट आपकी एक डेवलपिंग कंट्री ही डेवलप्ड कंट्री ही बना सकती है। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, मैं दोबारा से बोलती हूँ। दो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं, ठीक है, दोनों की ही प्रेफरेंस है क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, और वो अच्छा प्रोडक्ट एक डेवलप्ड कंट्री ही बना सकती है। तो इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी सिर्फ उनके बीच में ही ट्रेड होगा आपस में, क्योंकि वो एक जैसा, उनकी सिमिलैरिटी है प्रेफरेंस की, एक जैसा प्रोडक्ट वो चाहती हैं, तो वो दोनों आपस में ट्रेड करेंगी। और वहीं अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो एक डेवलपिंग कंट्री और दूसरी डेवलपिंग कंट्री, उनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं प्रेफरेंस की, तो वो अगर लो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहती है तो दूसरी भी लो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहती है, तो इसीलिए, और वो जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट है आपका डेवलपिंग कंट्री में ही बनता है, तो उन दोनों के बीच में ही आपस में ट्रेड होगा। क्लियर। तो बिल्कुल ये हेक्सर-ओलिन से उल्टा हो गया ना। हेक्सर-ओलिन में क्या होता है, जो आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलप्ड कंट्री है यानी कि कैपिटल इंटेंसिव, और जो डेवलपिंग कंट्री है लेबर इंटेंसिव, उनके बीच में ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं डेवलप्ड का डेवलप्ड के साथ, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव का कैपिटल इंटेंसिव के साथ ट्रेड, और डेवलपिंग का डेवलपिंग के साथ, यानी कि लेबर इंटेंसिव का लेबर इंटेंसिव के साथ आपका ट्रेड। समझ में आ रहा है? चलो देन बात आती है आपकी ओवरलैपिंग डिमांड की। ओवरलैपिंग डिमांड क्या है कि आपकी कुछ लोग होंगे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जो हाई क्वालिटी गुड्स चाहते हैं, ठीक है, तो हाई क्वालिटी गुड्स तो डेवलप्ड से ही मिलेगी, तो इसीलिए ये जो सेक्टर है हमारा, थोड़ा सा सेगमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के कुछ लोगों का, वो आपका ट्रेड करेंगे किसके साथ, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। और ऐसे ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कोई ऐसा सेगमेंट होगा जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है, जो इतना अमीर नहीं है, तो वो किससे ट्रेड करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। तो लिंडर की जो हाइपोथेसिस है वो आपकी दोनों चीज़ों पे बात करती है, किसके बीच में भी, कि एक डेवलप्ड कंट्री की डेवलप्ड के साथ ट्रेड होगा, ठीक है, किसकी वजह से, प्रेफरेंस सिमिलैरिटी की वजह से, और एक डेवलप्ड का डेवलपिंग के साथ ट्रेड होगा किसकी वजह से, ओवरलैपिंग डिमांड की वजह से। समझ में आता है ये सबको? तो दिस इज लिंडर की थ्योरी। ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, आपको समझना हो तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड किसने दिया है, टॉजिक ने दिया है, FW टॉजिक ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि किसने कौन सा बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। देन PX/PM होता है ये, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। देन नेक्स्ट है आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये किसने दिया है, ये भी FW टॉजिक ने दिया है आपका। क्या होता है ये, QM डिवाइडेड बाय QX, यानी कि क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। क्लियर। चलो देन नेक्स्ट है आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है, डॉरेंस ने दिया है। ये क्या होता है, PX/PM, यानी कि आपका जो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है वो इंटू QX, यानी कि क्वांटिटी ऑफ X, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए। देन नेक्स्ट है आपका सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये किसने दिया है, वाइनर ने दिया है। ये भी सेम ऐसे है, क्या है, PX/PM, यानी कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंटू FX। FX क्या है आपका, एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है, एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। देन डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ये वाइनर ने दिया है, वही सेम PX/PM, ये PM है आपका, ठीक है ना, PX/PM।
इंटू एफ एक्स बाय एफ एम। अब आपको एफ एक्स के साथ साथ यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ साथ प्रोडक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट सेक्टर को भी ले लेना है यहाँ पर, तो उससे आपको डिवाइड करना है। ये डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। और लास्ट है रियल कॉस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। रियल कॉस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है? वाइनर ने दिया है। ये आपका क्या होता है? वही सेम नेट वाला पी एक्स बाय पी एम इंटू में एफ एक्स, यानी कि आपका कौन सा सिंगल फैक्टोरियल में जो आपका लिया है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, इंटू में आर एक्स। आर एक्स क्या है? इंडेक्स ऑफ अमाउंट ऑफ डिस यूटिलिटी, ठीक है, जो डिस यूटिलिटी का अमाउंट है उसको भी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज रियल कॉस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और आपको किसने दिया है कौन सा टर्म्स ऑफ ट्रेड ये याद होना चाहिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ये मैंने आपका ये तब किया था मैंने जब मैं अपना एंट्रेंस के लिए पढ़ रही थी, ठीक है ना, जब मैं अपने JNU के एंट्रेंस के लिए पढ़ रही थी तब मैंने ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड है तब किया था, क्योंकि मुझे था कि कोई टॉपिक उसके लिए छूटे ना। तो ये जो 4 आपके टर्म्स हैं ये आपके नेट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए, तो पढ़िए। देन नेक्स्ट है आपका BOP के लिए अप्रोचेज। BOP को पढ़ने के लिए आपकी कुछ अप्रोचेज है BOP से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन अप्रोच है सबसे पहली किसने दी है? सिडनी अलेक्जेंडर ने दी है। तो इन्होंने क्या कहा है, देखो हम सबको पता है वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, जब हम पढ़ते हैं IS की आइडेंटिटी, ISLM वाली आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना, या फिर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो क्या होता है? AS इज इक्वल्स टू AD, वही तो है ना, ये AS क्या होता है हमारा? Y तो होता है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, और AD क्या होता है? C+I+D+NX, NX इज X माइनस M, ठीक है। तो उन्होंने ये C+I+D को क्या कह दिया? A, और ये X माइनस M को क्या कह दिया? B। तो Y इज इक्वल्स टू A+B हो गया एंड B इज इक्वल्स टू Y माइनस A हो गया। इसको मैं इधर ले गई, यहाँ पर माइनस कर दिया सिंपली, ठीक है। तो B इज इक्वल्स टू Y माइनस A है। अब B क्या है? B है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, हम सबको पता है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, वही चीज़ है यहाँ पर X माइनस M, ठीक है, उसी को तो हमने B लिया था ना। तो B है मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड, Y क्या है? मेरी नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट, और A क्या है? मेरा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इन्होंने नाम दे दिया A को, जो कि मेरा सिंपली एक्सपेंडिचर है, जो भी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर हो रहा है, चाहे वो कंजम्पशन पे हो, इन्वेस्टमेंट पे हो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। तो ये सारा इसको क्या कह दिया इन्होंने? एब्जॉर्प्शन कह दिया। क्लियर? तो अब ये थ्योरी क्या कहती है? इफ़ A इज़ मोर देन Y, यानी कि अगर A जो है वो Y से ज़्यादा है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो आपका है वो इनकम से ज़्यादा है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड B की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि देखो अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई इससे Y से तो ऑब्वियसली वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। तो B नेगेटिव यानी कि आपका BOT डेफिसिट, ठीक है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो अपना इनकम बढ़ानी पड़ेगी या फिर एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट रन में इनकम तो बढ़ाई नहीं जा सकती, आउटपुट तो बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसीलिए आपको अपना एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन को कम करना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आता है? अब इसको कैसे कर सकते हो आप कम? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट कर लो, ठीक है, जो गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है उसको कम कर लो, इन्वेस्टमेंट कम कर दो। इन्वेस्टमेंट कम कैसे होगी? अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, टैक्सेस बढ़ा दो, मनी सप्लाई कम कर दो, ठीक है, इन सब की वजह से आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। समझ में आया ये सबको? चलो, देन नेक्स्ट है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी 3 चीज़ों के बारे में बात करती है। एक तो एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज़, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ और डायरेक्ट कंट्रोल। सबने देखा होगा ना, पेपर के अंदर क्वेश्चन है आपका ये एक्सपेंडिचर चेंजिंग और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी से रिलेटेड, और उस पहली वाली थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ये एब्जॉर्प्शन वाले से भी, कि किसने दिया है एब्जॉर्प्शन अप्रोच? तो सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया है। चलो, तो अब ये क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज कौन सी होती हैं? कि डिफ्लेशन एंड एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स को कम कर देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर डिफ्लेशन है तो एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स आपको कम कर देना है। इससे क्या होगा? स्पेंडिंग आपकी कम होगी, ठीक है, इकोनॉमी में आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। तो आपने क्या किया? अपना एक्सपेंडिचर चेंज कर दिया है, इम्पोर्ट्स के ऊपर खर्चा अपना कम कर दिया है। दूसरा, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर को स्विच कर दो। कैसे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, ठीक है। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे होगी? डी वैल्यू कर दो,
ठीक है, या फिर इंपोर्ट पे टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो, या फिर एक्सपोर्ट को सब्सिडीज दे दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी की, इंपोर्ट कम कर दो, एक्सपोर्ट बढ़ा दो। देन नेक्स्ट है डायरेक्ट कंट्रोल, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल कर लो भाई अपने जो भी तुम्हारा सिचुएशन चल रही है उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर लो, यानी कि कोटा लगा दो, टैरिफ लगा दो, एक्सचेंज कंट्रोल कर लो, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल कर लो। तो दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच। लास्ट है आपकी मॉनेटरी अप्रोच। मॉनेटरी अप्रोच क्या कहती है, एक्सेस फ्लो ऑफ मनी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर मनी, ठीक है। जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड फॉर मनी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में बीओपी डेफिसिट आता है। समझ में आया ये सबको? तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम टैरिफ। तो ऑप्टिमम टैरिफ आपको देखना है, ये सब मैं आपको नहीं बता रही हूँ डायग्राम वगैरह, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम, बस मतलब समझो। ऑप्टिमम टैरिफ पहले तो क्या कहता है कि इट इज़ दैट टैरिफ, ठीक है, ये वो टैरिफ है आपका जब लगने से लार्ज कंट्री का टर्म ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करे, ठीक है, बड़ी कंट्री जो है उसका टर्म ऑफ ट्रेड आपका इम्प्रूव कर जाए और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो कम हो जाए, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी आपकी कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, लेकिन उसका टर्म ऑफ ट्रेड इंक्रीज कर जाए, इम्प्रूव कर जाए। समझ में आया ये? चलो अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं वो बताती हूँ। इंपॉर्टेंट है इसका ये फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि ये कई बार आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि आपका ऑप्टिमम टैरिफ क्या होगा अगर इलास्टिसिटी कुछ दे रखी है। तो ये होता है आपका ऑप्टिमम टैरिफ का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी -1, ठीक है। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई होती है, आपसे पूछता है ऑप्टिमम टैरिफ कितना होगा, या फिर वो आपसे ये पूछता है कि इलास्टिसिटी कितनी होगी अगर ऑप्टिमम टैरिफ इतना है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से लिखी हुई है, समझ में आ जाएगी आपको। देन पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ टैरिफ, ये वही सेम चीज़ है, ये आपको इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने ये उसके लिए पढ़ी थी, आपकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा था, तब मैंने लिखा था इसके अंदर। ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। देन ये आपका इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपकी कितने तरीके की है, 5 तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहला है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि PTA, lower barriers on trade among participating nations than on trade with non-member nations, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके के अग्रीमेंट्स होते हैं कि आपके जोन से भी कंट्रीज प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में होंगी, इस अग्रीमेंट का पार्ट होंगी, उनके ऊपर कम बैरियर्स होंगे ट्रेड के अंदर एज कम्पेयर टू दोज कंट्रीज जो इस अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। मान लो अगर इंडिया, एग्जाम्पल है ये, असली का सिनेरियो नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर इंडिया और श्रीलंका, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया और श्रीलंका के अंदर ट्रेड बैरियर्स कम होंगे एक दूसरे के लिए। वहीं अगर यूएस जो है इस प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, तो श्रीलंका और यूएस के बीच का जो बैरियर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और इंडिया और यूएस के जो बीच के बैरियर्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। समझ में आया? तो दिस इज सिंपली प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। एग्जाम्पल क्या है इसका, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ प्रेफरेंस स्कीम 1932 की। देन फ्री ट्रेड एरिया FTA क्या होता है, ऑल बैरियर्स ऑन ट्रेड आर रिमूव्ड ऑन मेंबर नेशंस बट नॉन मेंबर्स फेस रिटेन्ड बैरियर्स। अब यहाँ पर क्या था कि जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर कम बैरियर होंगे और जो मेंबर नहीं है उनके ऊपर ज़्यादा बैरियर्स होंगे। लेकिन फ्री ट्रेड एरिया क्या कहता है कि जो मेंबर्स हैं फ्री ट्रेड एरिया के, उनके ऊपर बिल्कुल भी बैरियर्स नहीं होंगे, ठीक है, कोई भी बैरियर नहीं होंगे। लेकिन जो मेंबर नहीं है उनके ऊपर जितने बैरियर पहले थे उतने के उतने रहेंगे। क्लियर? अब इसका एग्जांपल क्या है, यूरोपियन FTA, नॉर्थ अमेरिकन FTA, सदर्न कॉमन मार्केट, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। देन नेक्स्ट है आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या है, नो टैरिफ या फिर अदर बैरियर ऑन ट्रेड अमंग द मेंबर, ठीक है। जो भी इसके मेंबर्स होते हैं वहाँ पर आपका कोई भी टैरिफ नहीं होगा और कोई भी तरीके का बैरियर नहीं होगा। चलो, यह इसका एग्जांपल है आपका यूरोपियन कॉमन मार्केट या फिर यूरोपियन यूनियन। देन कॉमन मार्केट है आपका अगला। कॉमन मार्केट क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमंग मेंबर्स। जो भी आपके मेंबर कंट्रीज हैं अग्रीमेंट के, कॉमन मार्केट के जोन से भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल होगा, ठीक है। आपस में
लेबर और कैपिटल जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर सकता है। देन इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन क्या है, ये एकदम हाई डिग्री होती है आपकी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है, पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कौन सा होता है, तो इकोनॉमिक यूनियन होता है, ठीक है। हार्मोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द मेंबर स्टेट, अब यहाँ पर जो भी आपकी मेंबर कंट्रीज होंगी इनकी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ क्या होंगी, एक ही जैसी होंगी, ठीक है, सेम होंगी, यानी कि गवर्नमेंट भी एक हो जाए और आपका सेंट्रल बैंक भी एक हो जाए, जिसका एग्जांपल क्या है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं आपकी, उन सबका एक ही सेंट्रल बैंक है, समझ में आया। चलो, देन WTO की मिनिस्ट्रियल्स, अब ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पेपर में इसकी क्रोनोलॉजी आती है कि पहले कौन सी मिनिस्ट्रियल हुई थी, फिर कौन सी हुई, तो मैंने आपका ये उसमें लगा रखा है, ऑर्डर के अंदर लगाया हुआ है, तो इसको आप याद कर लेना, ठीक है। 99 सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, सिंगापुर में, फिर जेनेवा में, फिर सियाटल में, फिर दोहा में, फिर कैनकन में, फिर हांगकांग में। देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 2-2 साल का मेनली इनके बीच में फ़र्क है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 साल का फ़र्क है, फिर 1 साल का फ़र्क है, फिर 2 साल का फ़र्क है, फिर 2 साल का फ़र्क है, फिर 2 साल का फ़र्क है, ठीक है। देन 4 साल का फ़र्क है, फिर 2 साल का 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 है, फिर आपका 5 साल का फ़र्क है, ठीक है। चलो, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ज़्यादातर 2 साल का ही फ़र्क है इनके बीच में, कभी वो होता है ना डिले हो जाती है कोई चीज़, तो इसीलिए वो नहीं हो पाता 2 सालों के अंदर, बाकी मोस्टली 2 सालों के बीच में ही सारी हुई हैं। देन ये लास्ट टॉपिक है हमारी आज की क्लास का, दैट इज़ मार्शल लर्नर कंडीशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस सीरीज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है पेपर के लिए, ठीक है। आपको दिखेगा ही, इसमें से क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, कि पक्की बात है, क्योंकि आता ही है, हर साल ही आता है। चलो, तो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या कहती है, इफ़ एब्सोल्यूट सम ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डिमांड इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, कि आपका जो क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिमांड इलास्टिसिटीज़ हैं, उनका जो सम होता है वो ग्रेटर देन 1 है अगर, ठीक है, अगर उनका सम क्या है, ग्रेटर देन 1 है, देन इफ़ अ कंट्री बिगिंस विद 0 ट्रेड डेफिसिट, देन व्हेन कंट्रीज करेंसी डेप्रिशिएट्स इस बैलेंस ऑफ ट्रेड विल इम्प्रूव, ठीक है। अगर ऐसा ये वाली कंडीशन है किसी भी कंट्री के साथ कि उनकी डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट का सम जो है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो उस कंट्री की अगर करेंसी डेप्रिशिएट कर जाए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका इम्प्रूव करता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करने का क्या मतलब है, कि उसके एक्सपोर्ट चीप हो जाए और इम्पोर्ट कॉस्टलियर हो जाए, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इम्पोर्ट कम हो जाए, क्लियर। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका इम्प्रूव कर जाता है, समझ में आया। तो ये कंडीशन भी आपसे पूछते हैं पेपर के अंदर, और ये चीज़ भी आपसे पूछते हैं, ठीक है। असर्शन रीजनिंग में आई थी, वहाँ पर था कि एक्सपोर्ट आपके कॉस्टलियर हो गए, इम्पोर्ट चीप हो गए, तो वो चीज़ गलत हो गई। एक्सपोर्ट चीप हो जाते हैं और इम्पोर्ट कॉस्टलियर हो जाते हैं, ये याद रखना है। ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, और ये वाली कंडीशन, यही पूछा जाता है पेपर के अंदर, क्लियर। चलो, इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो थी वो कंप्लीट होती है। आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो 80 to 90% आपका कंप्लीटेड है, ठीक है। जो 10% आपका रह गया है वो आपकी मॉडर्न ट्रेड थियोरीज़ है, ठीक है। जैसे आपकी प्रोडक्ट साइकिल हाइपोथेसिस हो गई, ठीक है। तो ऐसी जो आपकी जितनी भी थियोरीज़ है, न्यू ट्रेड थियोरी जो आपकी है, ठीक है, ये सब आपकी रह गई हैं, और इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जैसे पॉल क्रूगमैन की थ्योरी है आपकी, ठीक है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड जो है वो थ्योरी, तो ये इतना ज़्यादा उनमें से पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए। आपको पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे किसी और वीडियो में भी सर्च कर सकते हो, और या फिर आप डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, ठीक है। और अगर आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए, माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से है। वहाँ पर मैं आपको इसकी जो PDF है वो सेंड कर दूँगी नोट्स की, और पहले की भी जितनी वीडियोज़ हुई हैं उनकी भी PDF वहाँ पर आपको मिलेगी। देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं माइंड योर इकोनॉमिक्स के नाम से, और आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं mindyoureconomics@gmail.com के ऊपर। तो जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी आपकी अगली सीरीज़ लाने के लिए, अगली इस सीरीज़ के अंदर वीडियो लाने के लिए।
तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू।